नमस्कार, मेरे YouTube चैनल बुकुल सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, दुआ करते हैं और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है हमारा, और उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की थी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इस टॉपिक को यहाँ कॉमन पोटेंशियल के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई ये टॉपिक मैं शुरू करवाऊं इससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम कैपेसिटर्स को, दो चार्ज कैपेसिटर है लेट्स सपोज, उनको हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी इन कैपेसिटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो बहुत प्रिकॉशंस हमें जो है फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर जो होता है दोनों टर्मिनल है। अगर आप कैपेसिटर देखते हो, फैन के अंदर भी लगा होता है एक सेल टाइप का, आपने देखा वो कैपेसिटर होता है, उसको निकाल करके प्लग के अंदर उनके दोनों वायर्स को लगाओगे और फिर उसको निकाल करके एक दूसरे से टच करोगे तो स्पार्किंग होगी और क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये स्पार्किंग और क्रैकलिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, इसकी एक्चुअल में वजह ये होती है कि जो कैपेसिटर आपने देखा था, एक प्लेट पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब जैसे ही एक दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है, न्यूट्रलाइज होना शुरू होता है। तो जब भी चार्ज न्यूट्रलाइज होता है तो वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाइटनिंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यानी चार्ज वहां पे एक्चुअल में न्यूट्रलाइज होता है। तो जब भी हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ऐसे चार्ज न्यूट्रलाइज होने का खतरा बना रहता है, और वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में जब चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो वहां आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आज हम उसी प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे कि जब भी दो कैपेसिटर्स को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उनसे एक्चुअल में चार्ज न्यूट्रलाइज होता है या फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में अगर ट्रेवल करता है, क्योंकि वहां तो मैंने प्लेट्स का जिक्र किया, यहाँ दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर पे सपोज करो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और एक पे कम है, तो चार्ज ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कैपेसिटर की हेल्प से मैं बता देता हूं। सपोज करो कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, जिसको मैंने V1 पोटेंशियल पे रखा है। ठीक है, और इसका चार्ज इनिशियली Q1 है, और दूसरा कैपेसिटर है इसी तरीके से, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसका पोटेंशियल V2 और इसका चार्ज है Q2। ठीक है, तो अब अलग अलग है, ये कनेक्ट नहीं कर रखे। तो इस दौरान अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे, टोटल चार्ज इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, टोटल चार्ज before connecting these capacitor, इन कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट अगर अभी हमने नहीं किया तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। और जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो उस टाइम पे टोटल चार्ज कितना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम यहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो चार्ज जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी में बना रहेगा। तो Q इक्वल्स टू आपको पता है CV होता है, तो इसका C1V1 प्लस इसका होगा C2V2। दोनों कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज इतना है। ठीक है, इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब जैसे ही मैं इन दोनों को कैपेसिटर्स को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही इनको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही चार्ज जो है ऑटोमेटिक, बैटरी से अटैच नहीं किया हमने,
यहाँ बैटरी का कोई फंडा नहीं है। हमने क्या किया है कि कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, और ऐसा करने से क्या होगा, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से चार्ज ऑटोमेटिकली उस कैपेसिटर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिसका पोटेंशियल लो है, ठीक है। लेकिन टोटल चार्ज फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि उनका पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाता, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग दीज कैपेसिटर्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल till these capacitors attain common potential, तो कॉमन पोटेंशियल का मैंने यहां जिक्र किया, मतलब उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो अब इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटी तो C1 है और C2 है, लेकिन पोटेंशियल अब V हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे टोटल चार्ज की मैं बात करूंगा, टोटल चार्ज आफ्टर अटेनिंग कॉमन पोटेंशियल, जब कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेगा तो टोटल चार्ज तो वही रहना है। क्यों? उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। दैट मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो Q इज इक्वल्स टू, अब जो यहां पे होगा C1 इंटू V1 नहीं लिखा क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो गया, प्लस में C2 इंटू V। सो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि टोटल चार्ज जो है ये वैल्यू हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसी के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं, और इसको आप चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब C1 प्लस C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लीजिए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इन दोनों से हम अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, और सेकंड इक्वेशन अभी किया C1 प्लस C2 इंटू V, और उधर क्या था C1 V1 प्लस C2 V2। सो कॉमन पोटेंशियल जो है हमारा यहां से आ जाएगा V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो ये जो इक्वेशन बनी है ये किसकी है, कॉमन पोटेंशियल की, ठीक है। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। जब भी हम दोनों कैपेसिटर्स को, जिनकी कैपेसिटी अलग अलग थी, उनको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाता, और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसी कंडीशन को हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं एनर्जी का लॉस जरूर होगा। अब आप सोचोगे कैसे होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कैपेसिटर नाम तो सुन लिया बट कैपेसिटर देखा नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में फैन जो होता है, चाहे वो सीलिंग फैन हो, कैसा भी फैन हो, उसके अंदर एक कैपेसिटर जरूर लगता है, ठीक है। सेल टाइप का सिलेंड्रिकल शेप का लगा होता है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट से वैसे मिल भी जाता है, घर में पड़ा भी होता है, कई बार फैन से निकाल के रख देते हैं, खराब हो जाता है तो वो कैपेसिटर जो है हमारा होता है। अभी मैं बात कर रहा था लॉस ऑफ एनर्जी की। तो जब मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज हम जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या उस टाइम पे कुछ एनर्जी का लॉस होगा हमारा।
तो डेफिनेटली होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे ही हम कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कनेक्शन होते ही क्या होता है, कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, स्पार्किंग होती है, ठीक है, स्पार्किंग होगी और क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, लाइटनिंग होगी। तो जो ये प्रोसेस है इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लॉस होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यही टॉपिक अब करते हैं, कितना वो चार्ज जो है एक्चुअली में कितनी एनर्जी जो है लॉस होगी, ये टॉपिक अभी हम करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अब लॉस ऑफ एनर्जी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो मैंने आपको जैसे बता दिया है कि एनर्जी जो है एक्चुअल में हीट, लाइट और साउंड की फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है। जैसे ही हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, और वो कितनी एनर्जी लॉस होती है हमारा टॉपिक ये है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इसको यू आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। यू इनिशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले कैपेसिटर की 1/2 CV स्क्वायर हमने पढ़ा है, तो यहां हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, प्लस में दूसरे का होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, द कैपेसिटर्स विल अटेन कॉमन पोटेंशियल, विल अटेन कॉमन पोटेंशियल, वो कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे। और इस तरीके से जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्टडी किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। सो यू एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, और फॉर्मूला यहां पे भी आपको पता है 1/2 C1 V स्क्वायर, V1 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो गया और उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे कैपेसिटर का भी 1/2 C2 V स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, और कॉमन क्या मिल रहा है, वो है 1/2 V स्क्वायर, अंदर रह जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। और इसको हम पहले सोल्व करते हैं वैल्यू रख के V की। सो यू फाइनल कैन बी रिटन एज 1/2 V स्क्वायर। तो V स्क्वायर इस टर्म का जो है हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास टर्म हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमने कर लिया, और सोल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म जो है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा C1 प्लस C2। सो एक C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2, ऊपर होल स्क्वायर को मैं खोल देता हूं, टर्म बन जाएगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय हमें पता है हमारे पास एक टर्म बची हुई है C1 प्लस C2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, क्योंकि ये फाइनल एनर्जी निकाली है। लॉस ऑफ एनर्जी दैट विल बी U विच कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अगर लॉस हुआ तो फाइनल एनर्जी कम होनी चाहिए, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है यहाँ पे, कई बार बच्चे क्या करते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, फिर नेगेटिव आएगा।
आपकी इनिशियल वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसमें से कुछ लॉस हुआ तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो कम होगी। तो हम यहाँ से ये चीज़ देखेंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी इसी को जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगी टर्म में जो लॉस ऑफ एनर्जी अभी लिखा है, U इज इक्वल्स टू, U इनिशियल कितना था, U इनिशियल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 V² C1 प्लस C2 था, ये हमारा U इनिशियल था, माइनस U फाइनल। U फाइनल अभी आपने लिखा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2, ये टर्म थी हमारे पास। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी। वो क्या है, ये एनर्जी इनिशियल नहीं है हमारी, इनिशियल एनर्जी में C1 V1 था। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने लिखा था U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, आपको याद होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी, अलग अलग कैपेसिटर की हमने टोटल एनर्जी ली थी। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी अभी आपने कैलकुलेट किया था C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म पे इसको नेक्स्ट एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लेकर के कैसे सोल्व करते होते हैं, सो इसको एलसीएम लेकर के हम सोल्व करते हैं। U इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम हमारे पास आएगा 2 C1 प्लस C2, ये एलसीएम आ जाएगा। अब इस टर्म के अंदर 2 तो है, C1 प्लस C2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म को मैंने C1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई इसके साथ, अब C2 को करो तो ये बनेगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब C1 प्लस C2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 के साथ करेंगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इस टर्म को जितने भी अंदर साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, और ये सेम है तो ऊपर वाली टर्म जो है हम एज इट इज लिख सकते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब इसमें कुछ टर्म्स जो है आपको पता है एलिमिनेट हो रही है, कैंसिल हो रही है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। इसी तरीके से C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। बाकी जो टर्म बची है उसमें से मैं C1 प्लस C1 C2 कॉमन आ रहा है, देखो C1 C2 इसमें भी C1 C2, सो C1 C2 और अंदर टर्म जो रह जाएगी वो V1 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 एंड डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। सो इन दिस वे U इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। C1 C2 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। तो ये एनर्जी आएगी, ये लॉस ऑफ एनर्जी है और ये जो भी होगी पॉजिटिव होगी। अब आप कहोगे पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि जो माइनस टर्म है वो यहां से आ सकती है, V1 माइनस V2 से माइनस यहां से आ सकता है, और लेकिन ये स्क्वायर टर्म है तो इसीलिए वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat, light and
साउंड। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एनर्जी लॉस होगी। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमने चेक कर ली। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी जो आपने टॉपिक किया है, ये टॉपिक बेस्ड जो है न्यूमेरिकल बहुत ही कम जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड आपको कोई ना कोई कंसेप्ट न्यूमेरिकल में ऐड करके जरूर डाल देता है। न्यूमेरिकल्स की जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि जितने न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं बस वही न्यूमेरिकल करने हैं। भाई न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करोगे तो फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं कर रही, ये समझ लो। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है घर पे बैठ के ये सोचे बैठे हैं कि हम जो है सिलेबस नहीं करेंगे या बाद में कर लेंगे, स्कूल लगेगा तब इनको करवाना पड़ेगा, या सीबीएसई सिलेबस कम कर देगी। तो भैया मेरे, सिलेबस कम हो गया तो भी आपका नुकसान है। ठीक है, और सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो नुकसान है ही। उसकी भी वजह मैं बता देता हूँ। सिलेबस चेंज अगर किया या कम किया तो क्या नुकसान होगा। अगर आपका सिलेबस कम हो जाता है तो बहुत सारे टॉपिक जो है छोड़ने पड़ेंगे, और बहुत सारे टॉपिक अगर छोड़ोगे तो वो टॉपिक आपके रह जाएंगे, क्योंकि जिस क्लास के अंदर वो टॉपिक रह गए तो वो आगे की क्लासेस में आप नहीं कर पाओगे। और कंपटीशन क्लास अगर अटेंड करोगे आप, +2 के जस्ट बाद आपको कंपटीशन टेस्ट दोगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उन सभी में पूरा डिटेल सिलेबस आएगा, वहाँ कोई आपको रियायत नहीं दी जाएगी। उस टाइम पे भी आपको करने पड़ेंगे मजबूरी में। तो मैं यहाँ पे और लोगों के जैसे लोगों पे जो है यूट्यूब पे पूरा जो है हंगामा मचा हुआ है कि सीबीएसई ने सिलेबस कम किया करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आप इतना सिलेबस कीजिए, हम इतना करवा देते हैं। इस अफवाह में अभी मत घूमो। जो अभी तक सिलेबस में चेंज है सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है। और दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो टीचर हैं, बहुत सारे अच्छा भी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे जो है एक खेल जो है कर रहे हैं, सिर्फ बुक जो है रख करके उसका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन बता दिया, ठीक है, या ऐसे टॉपिक करवा दिए, ना कोई डेरिवेशन ना कुछ और। तो मैं उन सब चीज़ में विश्वास नहीं रखता। भले ही जो है हमारे चैनल पे कम लोग आए, लेकिन जो आए वो डिटेल में देखेंगे, जो कुछ भी मिलेगा वो पूरा टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई टॉपिक स्किप नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे टीचर जो है 10 दिन में एक वीडियो डालते हैं और वो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लाइक जो है उनको मिल जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर नो डाउट हो जाएंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि सिलेबस कब कंप्लीट हो पाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ ऑलमोस्ट डेली लेक्चर करवाता हूँ और आपका सिलेबस जो है बहुत ठीक तरीके से चल रहा है। अगर फेस टू फेस भी बैठे होते, हम डेली क्लास लेते, तो इतना ही सिलेबस जो है हम कर पाते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट हमारा 1 या 2 लेक्चर का पेंडिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो मैं पीडीएफ आपको करवा रहा हूँ इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, इससे मेरे चैनल की वैल्यू इंक्रीज होती है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलेगा और क्वालिटी मैं जो है इंप्रूव करूंगा। अगर मेरे आप पुराने वीडियोस देखोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जा रही है। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है। आप अगर वो सपोर्ट छोड़ दोगे, वो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, आपके सब्सक्रिप्शन घट जाएंगे, लाइक्स घट जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है मेरा माइंड भी नहीं कहेगा कि भाई क्यों मत्था मार रहा है तो छोड़। ठीक है, तो आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर स्टूडेंट जो है 10-20 बच्चों को जोड़ने का प्रयास करे। बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो है आपके +2 के होने चाहिए, कोई भी नेट यूजर होना चाहिए। उसके मोबाइल को लेकर के आप, एंड्रॉयड फोन होगा, यूट्यूब चैनल खोलिए और वहां सब्सक्राइब कर दीजिए। So this is all for today. Thank you and have a nice day.